आज हम बात करेंगे कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, थोड़ा भी आपको कंपनी के जॉइंट स्टॉक के बारे में कुछ पता चल जाता है अगर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, इस पर रेगुलरली कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती रहती है। तो अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें या फिर आप बीकॉम में हैं, एमकॉम में हैं, बीबीए करें, एमबीए कर रहे हैं या आप नेट की प्रिपरेशन करें, कुछ भी आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड है और रेगुलरली वीडियोस आ भी रही है। कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए, आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। तो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। सो कंपनी की डेफिनेशन में बेसिकली लिखी कहाँ है? कंपनी की डेफिनेशन लिखी कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 पे भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं बता दूँ आपको नाउ। सो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अब हम यहाँ पे कंपनी को कैसे देख रहे हैं? एक पर्सन के थ्रू, कि कंपनी क्या है, कोई रियल पर्सन नहीं है बल्कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको किसने बनाया? जिसको लॉ ने बनाया है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, ठीक है, विथ अ परपिचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, जिसका अपना एक नाम है, कॉमन सील है, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, ठीक है। नाउ अ कंपनी टू विच द कंपनीज एक्ट अप्लाइज कम्स इनटू एक्सिस्टेंस ओनली व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। अब कंपनी एक्सिस्टेंस में कब आएगी? जब वो कंपनी एक्ट 2030 के अंदर रजिस्टर होगी। सो जब भी कोई पर्सन कंपनी स्टार्ट करता है उसको क्या करना है? उसको अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना होता है। ऑन रजिस्ट्रेशन अ कंपनी बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट एक्वायर्स अ लीगल पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो कंपनी क्या वजह, उसकी एक लीगल पर्सनैलिटी हो जाती है कि लॉ की नज़र में वो एक प्रॉपर कंपनी हो गई है, ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब मेंबर अलग है लेकिन कंपनी एक अलग चीज़ है। अ रजिस्टर्ड कंपनी therefore created by law and law alone can regulate, modify and dissolve। एक बार वो रजिस्टर हो गई, ठीक है, तो नाउ वो कौन, उसको कंपनी को कौन रेगुलेट करेगा? जो लॉ के अकॉर्डिंग, जो भी लॉज रेगुलेशन कंपनीज एक्ट में लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी वर्क करेगी, रेगुलेट करेगी। कोई मॉडिफिकेशन होगा उसके मेंबर्स नहीं कर सकेंगे, क्योंकि नाउ कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके जो मेंबर्स हैं उनसे अलग। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले ही हमने बहुत सारी कंपनी के बारे में बात कर ली है, अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट थिंग है जो कि मैं आपको तब से बता रही थी, सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट कंपनी की अपनी एक अलग लीगल पहचान होती है उसके मेंबर से अलग, ठीक है। तो अगर कोई मेंबर चला जाता है या इंसॉल्वेंट या चला गया छोड़ के, उससे कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होएगा। नाउ लिमिटेड लियाबिलिटी, जो कंपनी के मेंबर होते हैं उनकी लियाबिलिटी बस उतनी ही होती है जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है उनके शेयर की। परपिचुअल सक्सेशन, अ कंपनी कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट इवन इफ इट्स मेंबर लीव और डाई। तो क्या है कि परपिचुअल सक्सेशन है, एंटी एंड तक है, कभी कभी ख़त्म नहीं होगी कंपनी, चाहे कोई भी पर्सन की डेथ हो जाए या कोई छोड़ दे मेंबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉमन सील, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, ठीक है, जो वो डॉक्यूमेंट्स से सील नहीं होती है किसी चीज़ की, कंपनी का एक नाम हो गया, एक पहचान, तो वो हो जाती। नाउ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, कुछ मेंबर्स होते हैं जिनके हाथ में, जो कि सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होती है, यानी कि कोई भी कंपनी के फैसले ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अब यहाँ पे क्या है, कंपनी में कोई अपने शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी अनदर पर्सन को तो वो फ्रीली कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। एबिलिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, अब कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है और कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है अगर उसके साथ किसी ने फ्रॉड किया या कंपनी ने किसी के साथ फ्रॉड किया है। सेपरेट प्रॉपर्टी, अब कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी अपनी लिएबिलिटी और एसेट होती है, वो मेंबर्स की एसेट और लिएबिलिटी से रिलेटेड नहीं होती। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अब कंपनी खुद किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब कंपनी का नाम है सपोज एबीसी लिमिटेड, तो वो एबीसी लिमिटेड के नाम से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, किसी अनदर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए अंडर एक्ट
कंपनीज एक्ट 2013 के। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, कंपनी का जो मेन एम क्या होता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब अ कंपनी इज कंसिडर, अब इसे क्या कहते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि एक उसकी एंटिटी है, लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी एक अलग पहचान है, उसके पास एसेट्स है भी है, लिएबिलिटीज, बस वो रियल पर्सन नहीं है, ठीक है, बल्कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ। कुछ काइंड्स ऑफ कंपनीज, पहले आ जाती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट होती है मेंबर्स की वो होती है 200 मेंबर्स, एंड प्रोहिबिट्स पब्लिक सब्सक्रिप्शन। उसमें क्या होता है कि जो पब्लिक से शेयर ऑफर किए जाते हैं वो प्रोसेस नहीं होते हैं, ठीक है। एंड लिमिटेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जो ट्रांसफरेबिलिटी कितने शेयर ट्रांसफ़र हो सकते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। अब पब्लिक कंपनी आ जाती है जहाँ पे 200 से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे पब्लिक सब्सक्रिप्शन मीन्स अगर कंपनी पब्लिक से पैसे उठाना चाहती है तो वो पब्लिक को कॉल कर सकती है इन्वेस्टिंग के लिए कि पब्लिक उस कंपनी के शेयर परचेज कर सकता है। एंड हैज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर, मीन्स फ्रीली वो अपने शेयर्स एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसा पब्लिक कंपनी होता है। पर प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। अब 1% कंपनी, वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो मेन होता है, ठीक है, जो एक पर्सन पूरी कंपनी को कंट्रोल करता है, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन की होती है, जिसकी लिएबिलिटी होती है, वो हो जाती है 1% कंपनी। देन स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी क्या होती है, जहाँ जिसकी जो पेड अप कैपिटल होती है, टोटल कैपिटल कितनी होती है, 50 लाख या फिर उससे लेस होती है, ठीक, और एनुअल टर्नओवर भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 2 करोड़ या फिर उससे भी कम, तो ये हो जाएगी स्मॉल कंपनी की बात करें। देन एसोसिएट कंपनी, कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट, कि एसोसिएट कंपनी क्या है कि उसके ऊपर किसी और कंपनी का एसोसिएशन है, ठीक है, कि उसकी जो मेजर ओनरशिप है वो किसी और कंपनी के हाथ में है और वो कंपनी उसको कंट्रोल करे, तो ये एक तरीके की एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। सब्सिडरी कंपनी, अ कंपनी कंट्रोल बाय अनदर कंपनी, अब क्या है, दूसरी कंपनी उसको कंट्रोल कर रही, जिसके पास कितनी पावर है, उसके 50% से ज़्यादा पावर है, तो ये हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। ना होल्डिंग कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी जो अपने अंडर एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनी रखती, सपोज एक कंपनी है, उसकी जो शेयर है वो 70% है और उसने अपने अंडर और 2-3 कंपनीज खोल के रखी, मीन्स जो सब्सिडरी कंपनी, तो वो होल्डिंग कंपनी है, वो सब्सिडरी कंपनीज को क्या करती, कंट्रोल करती है, उसके मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है, उसने अपने अंडर और 2-3 कंपनीज खोल रखी। देन फॉरेन कंपनी, जो कंपनी बाहर है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो लेकिन उसका बिजनेस कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, वो सेटअप तो आउटसाइड इंडिया है, तो फॉरेन कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, जहाँ पे पेड अप कैपिटल 51% जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, जहाँ मेजर शेयर गवर्नमेंट का होता है वो जाती है गवर्नमेंट कंपनी। नॉन प्रॉफिट कंपनीज, जिनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता बल्कि सोशल वेलफेयर होता है, जैसे चैरिटी के लिए जो कंपनी होती है, ट्रस्ट के लिए, तो वो हो जाती है नॉन प्रॉफिट। देन निधि कंपनी, निधि कंपनी बेसिकली जो स्मॉल गांव में होती है वगैरह, स्मॉल सिटीज़ में क्या होती है कि यहाँ पे लोग पैसे जमा करते हैं, जैसे थोड़े थोड़े लोगों से पैसे जमा के लिए, सेविंग के लिए बेसिकली, तो वो हो जाती है निधि कंपनी। देन प्रोड्यूसर कंपनी, बेसिकली जिनका वर्क होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो हो जाएगी प्रोड्यूसर कंपनी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि अगर किसी पर्सन को कंपनी स्टार्ट करनी तो आखिर वो कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से उसका सेटअप स्टार्ट होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, the Companies Act 2030 replaced the Companies Act 1956, which in turn replaced the Companies Act 1930. सो हाउ, पहले कौन सा एक्ट आया था, 1930 था कंपनीज एक्ट, फिर उसको रिप्लेस करके आया कंपनीज एक्ट 1956, देन उसको रिप्लेस करके आया कंपनीज एक्ट 2013, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये 2013 एक्ट ये पहले सीधे ऐसे ही नहीं आया, इससे पहले और भी एक्ट आए थे कंपनीज एक्ट, ठीक है, उसमें चेंजेस किए गए, उसको रिप्लेस करके ना जो हम एक्ट जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है कंपनीज एक्ट 2013. However, I can provide you with the general step for the formation of a company under the Companies Act 1930. अब क्या है, जो ये प्रोसेस है ये सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। अब क्या हो चुका है, थोड़ा सा डिजिटल हो चुका है, लेकिन जो प्रोसेस है, नॉर्मल जो प्रोसेस, जनरल प्रोसेस है कंपनी के फॉर्मेशन का, वो सिमिलर ही। फर्स्ट हो जाता है प्रमोशन।
प्रमोशन में क्या हो जाता है, आइडेंटिफाई द बिजनेस आइडिया, कि पहले सपोज 2 पर्सन है, उन्हें कंपनी स्टार्ट करनी, एक ही पर्सन है उसे कंपनी स्टार्ट करनी, तो पहले क्या उसे बिजनेस आइडिया चाहिए, किस टॉपिक पे किस चीज़ के लिए उसे कंपनी स्टार्ट, कुछ आइडिया होना चाहिए उसे क्या बनाना है उस कंपनी में। देन कंडक्ट मार्केट रिसर्च, फिर वो मार्केट रिसर्च करेगा कि कहाँ पे गैप है, क्या उसका प्रोडक्ट मार्केट में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सपोज एक कंपनी, एक पर्सन है, उसको कंपनी सेटअप करनी है शूज़ की, ठीक, तो उसने आइडिया निकाला, ठीक है चलो वो शूज़ बनाएगा, फिर वो मार्केट रिसर्च करेगा कि आखिर मार्केट में कौन सी टाइप की शूज़ की डिमांड है। देन एंड क्रिएट अ बिजनेस, तो फिर वो एक प्लान बनाएगा कि हाँ उसको इतने शूज़, इतना रॉ मटेरियल ये करना, ये मार्केट कंडक्ट करना, मतलब इस मार्केट को से टारगेट करना, वो सारा कुछ वो अपना बिजनेस प्लान बनाएगा। देन नेक्स्ट आ गया नेम अप्रूवल, अब उसे अपनी जो कंपनी है वो रजिस्टर करानी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में, तो उसके लिए उसको एक नाम चाहिए। अब नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी किसी और कंपनी का है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। उसे एक अपना एक यूनिक नेम कंपनी के लिए चूज करना होगा, देन उस नाम से कंपनी को वो रजिस्टर करा देगा। देन आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अब वो पर्सन या जो पर्सन मिल के कंपनी सेटअप करे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएगा। अब इसमें क्या होता है, विच आउटलाइंस है, जहाँ पे कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या स्कोप हैं, क्या पावर्स होंगी, वो सारा कुछ कंपनी मेंशन होएगा। देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आ जाएगा, जहाँ पे कंपनी की इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको बनाने होंगे आफ्टर द नेम अप्रूवल। देन वो रजिस्ट्रेशन करेगा, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे नेम अप्रूवल, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस के पास वो पर्सन। देन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, जो भी उस रजिस्ट्रेशन की फीस होगी वो पेमेंट करनी होगी, और स्टैम्प ड्यूटी। देन उसको मिल जाएगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया। देन रजिस्ट्रेशन विद टैक्स अथॉरिटी, अब उसको कहाँ रजिस्टर करना है, टैक्स अथॉरिटी के पास में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में, कि ऑब्वियसली कंपनी है, कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है तो टैक्स पेएबल होगा, तो अब उसको कहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, टैक्स अथॉरिटी के पास में, कि अब उसका काम शुरू हो गया है, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी तो पता चलना चाहिए हाँ ये नई कंपनी सेटअप हुई है जिससे अब इनकम टैक्स लेना है। देन ऑब्टेन लाइसेंस एंड परमिट, फिर उसको कंपनी का लाइसेंस मिल जाएगा और परमिट मिल जाएगा कि हाँ वो अब अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जनरल प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हो चुके हैं, जैसे कि अगर अब कुछ चेंजेस है, जैसे बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं कि इंस्टीड ऑफ गोइंग टू दिस एंड दिस पर्सन, ठीक है, सारा प्रोसेस कंपनी ने ऑनलाइन कर दिया है कोर्ट ने, तो अब वो कोर्ट ऑनलाइन भी कोई पर्सन कंपनी को रजिस्टर करा सकता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक मतलब ईमेल फॉर्म में, उसे ऑनलाइन फॉर्मेट में, इंटरनेट कॉपी के फॉर्म में वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब बना सकता है, ठीक है, और उसको रजिस्ट्रार में रजिस्टर करा सकता है। अब बात करते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, हमने देखा कंपनी कैसे बनी, कंपनी के क्या प्रोसेस हैं ये भी देख लिया। अब अगर किसी पर्सन को वो कंपनी बंद करनी या ख़त्म करनी है तो वो कंपनी ख़त्म कैसे होगी, अब कोई चीज़ शुरू हुई है तो कभी ना कभी तो उसका एंड होएगा, तो आखिर वो एंड कैसे होगा। सो वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग अ कंपनी। तो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, डिसॉल्यूशन या डिसॉल्विंग, ठीक है। अब जब कंपनी डिसॉल्व होएगी तो क्या होगा, उसके जो एसेट्स होंगे, उसकी जो पूंजी होगी, सपोज फर्नीचर हो गया या जो कंपनी बिल्डिंग हो गई या फिर इक्विपमेंट्स हो गए, स्टेशनरी हो गई, जो भी चीज़ें हैं एसेट्स हैं, टू इट्स क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। अगर कोई क्रेडिटर है जिनसे कंपनी ने उधार लिया हुआ है, ठीक है, तो अब कंपनी क्या करेगी, अपने वो एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो थोड़े जो अगर किसी से उधार लिया हो तो थोड़े एसेट उस क्रेडिटर को दे देगी ताकि उधार पूरा हो जाए, बाकी जो एसेट्स बचते हैं वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब कंपनी के बंद होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी, कि अब कंपनी के पास पैसे ही नहीं है कि वो डेट दे सके, कि कंपनी ने उधार लिया, ऑब्वियसली
कंपनी ने पैसे लिए हैं जिससे वो चल रही है, तो डेटर से पैसे लिए लेकिन अब वो इंसॉल्वेंट हो गई, उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसको लॉस हो रहा है, उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो डेटर्स को वापस कर सके। तो इस केस में क्या करेगी कंपनी, डिसॉल्व करेगी, अपने एसेट्स क्या करेगी, क्रेडिटर्स को दे देगी। तो ये हो जाएगा इंसॉल्वेंसी। नाउ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कि शेयर होल्डर ने डिसाइड कर लिया कि अब हमें कंपनी को बंद करना है, तो शेयर होल्डर की मर्जी है, उन लोगों ने डिसाइड किया, सबने मेंबर्स ने सबने मिलकर कि अब कंपनी को बंद कर देते। नाउ कोर्ट ऑर्डर, कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कंपनी को बंद करने का। सपोज कंपनी की वजह कोई इलीगल एक्टिविटी हो गई है या केस हो गया कंपनी पे, एक्सेट्रा, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। तो यहाँ हो जाएगा कोर्ट ऑर्डर वाइंडिंग अप। अब उस वाइंडिंग अप का क्या प्रोसेस होता है कि अब ऐसे ही तो वाइंडिंग अप नहीं हो जाएगी, कंपनी कह दिया और हो गई, नहीं, उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस है कि भैया इतनी बड़ी कंपनी है, उसको वाइंडिंग अप हमें बंद करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस फॉर्म, अगर हमने उसको बनाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस को यूज़ किया है तो हमें वाइंडिंग अप करने के लिए भी प्रोसेस चाहिए। तो वो प्रोसेस है पासिंग अ रिसोल्यूशन, शेयर होल्डर और क्रेडिटर पास अ रिसोल्यूशन टू वाइंड अप द कंपनी। अब वो क्या करेंगे कि जो शेयर होल्डर है वो रिजोल्यूशन पास कर देंगे, डॉक्यूमेंट पास कर देंगे कि हाँ अब कंपनी ने बंद होना है। देन अपॉइंटिंग अ लिक्विडेटर, फिर एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे। अब लिक्विडेटर क्या करेगा जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को लगाएगा। सो मैनेज द वाइंडिंग अप प्रोसेस। तो बेसिकली हाँ, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो खुद नहीं कंपनी को वाइंड अप, बल्कि वो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे। देन लिक्विडेटर उन एसेट्स की वैल्यू लगाएगा, देन उन एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। देन नोटिफाइंग द अथॉरिटी, अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, टैक्स अथॉरिटी एंड अदर रिलेवेंट पार्टी, सबको बताना भी तो होगा कि जब हमने कंपनी बनाई थी तो हमने सबको बताया था हाँ हमने कंपनी बनाई, अब हम कंपनी बंद कर रहे हैं तो हमें जा के सबको बताना होगा कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना होगा, टैक्स अथॉरिटीज़ को, और कोई डेटर्स हैं, कोई क्रेडिटर्स हैं, कोई भी हैं उनको भी, जो हमसे बिजनेस कर रहे हैं हमारे पार्टनर्स, उनको भी बताना होगा नहीं अब ये कंपनी बंद होने जा रही। देन रियलाइजिंग द एसेट्स, तो लिक्विडेटर क्या करेगा कंपनी के एसेट्स को बेच देगा और उससे जो पैसा मिलेगा वो जो क्रेडिटर्स होंगे उनको दे देगा, बाकी वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। पेइंग क्रेडिटर्स, देखा यही तो बताया था मैंने कि जब एसेट्स को सेल किया जो पैसे आए उसको क्रेडिटर को दे दिए। देन डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस एसेट, तो जो सरप्लस जो उसके बाद जो एसेट्स बचेंगे, जो पैसे बचेंगे एसेट्स को बेच के, वो पैसे चले जाएंगे शेयर होल्डर्स को जिन्होंने उसके शेयर परचेज किए थे, जो मैं, ठीक है। देन डिसॉल्विंग द कंपनी, सो कंपनी फाइनली उसके सारे एसेट्स बिक चुके हैं, ठीक है, अब फाइनली कंपनी डिसॉल्व होती है। सो आई होप आपको ये कंपनी का फॉर्मेशन से लेकर वाइंडिंग अप तक का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।